वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे हम प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट आर्टिकल के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, वो अपने पाथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आइए समझते हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक करके समझ लेंगे। एक तल है, ऊपर हमारा एक माध्यम है M1, नीचे एक माध्यम है M2, दो माध्यम है। अब यहाँ देखिएगा, प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। प्रकाश की किरण यहाँ पे आई इस तरीके। अब क्या हुआ, जहां पे प्रकाश की किरण आई है वहां बनेगा एक अभिलंब जो तल के लंबवत होगा। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये हमारा अभिलंब हो गया। ये हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है इसको बोलते हैं आई, यानी बोलते हैं इसको आपतन कोण। अब प्रकाश की किरण को जाना कैसे था, जाना ऐसे सीधा था। अब ये प्रकाश किरण अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, जाना इसको ऐसे था। अगर ये विरल से सघन में आ रही है तो क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ पे अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अगर ये हमारा सघन माध्यम हुआ तो, अगर हमारा विरल माध्यम हुआ तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। यानी अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर होगी, अगर अब विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब के पास हो जाएगी। ये अभिलंब और अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको। आर, इसके बीच का जो कोण होता है वो आर होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये हमारा हो गया अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। इस तरीके से क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने पास से विचलन ही क्या होता है, हमारा अपवर्तन होता है। चलिए, अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला क्या हमारा, आपतित किरण। तो प्रथम माध्यम जो हमारी प्रकाश की किरण आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब क्या है, अपवर्तित किरण क्या होता है, तो हमें समझ में आता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जो दूसरे माध्यम में किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। हमारे पास उसके बाद अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, जिस तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है उस तल के लंबवत एक लाइन जो तल के लंबवत होती है उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आइए बात करते हैं आगे। आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। सेकंड है हमारा अपवर्तन कोण। अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। फिर हमारा सघन और विरल माध्यम होता है। तो देखिएगा यहाँ मैं सघन और विरल को दो अलग तरीके से बोल रहा हूँ। सघन माध्यम में प्रकाश की किरण की जो चाल होती है वो कम होती है विरल के सापेक्ष। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं अपवर्तन का कारण क्या होता है। देखिए, अपवर्तन का जो मेन कारण है वो है दो माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होना। जब प्रकाश की किरण अपवर्तनांक के हिसाब से अपनी चाल बदलती है, एक माध्यम में अपवर्तनांक कम है उसमें चाल ज़्यादा होगी, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कम है तो वहाँ चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास हो जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अतः प्रकाश का अपवर्तन का कारण प्रकाश के चाल ही है जो विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। आइए, ये चीज़ हमने हो गया। अब बात करते हैं अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के हमारे पास दो नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए अपवर्तन जो प्रथम नियम है वो है आपतन कोण, सॉरी मैं इसको बोलता हूँ जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ये सारे क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो हमने देखा था, अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया एक तल हो गया, प्रकाश की किरण आई, ये हमारा हो गया अभिलंब, आई कोण बना, जाना ऐसे था, प्रकाश किरण ऐसे चली गई, ये हमारा आर हो गया। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और जो हमारा आपतन बिंदु है और जो अभिलंब है ये सभी क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तो अगर मैं बात करूं, इस अगर बोर्ड के तल में प्रकाश किरण यहाँ आ रही है तो पूरा समतल क्या होगा, एक ही समतल में चारों हमारे होंगे। यानी हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। दूसरा जो हमारा नियम है वो कहता है कि जो यहाँ पे आई आ रहा है, साइन आई
और जो साइन आर है, जो हमारा अपवर्तन कोण है, इन दोनों का अगर मैं साइन लूँ तो इसका जो हमारा अनुपात है हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये होता है नियतांक। अब देखिए जो हमारे पास बाद में फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर मान लेते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है हमारा, μ1 है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ sin i अपान साइन आर के बारे में, तो साइन आई अपान साइन आर जो होता है वो होता है μ2 बाई μ1। ये हमारा होता है, ये हमारा जो है अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए जो हम लोग अपवर्तनांक को लिख रहे हैं उसको म्यू से भी लिखा जाता है, एन से भी लिखा जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पानी है यानी जल। अगर हमें पूछा जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अगर इसका अपवर्तनांक है, अगर हम निकालते हैं किसके, निर्वात के सापेक्ष, तो जो इसका अपवर्तनांक आएगा वो क्या होगा, इसका वो हमारा होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल के। यहाँ पे दिया गया यदि प्रथम माध्यम का, ये तो हमने आपको बता दिया कि प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n1 है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। तो हमारे पास क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, ये हमारा हो जाएगा n2 बाई n1। इसी को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n21 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको लिख सकते हैं n12। इस तरीके से लिखा जाता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, उस माध्यम की प्रकृति, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, परंतु यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। तो ध्यान रखने वाली बात है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी उस पर कौन से प्रकाश किरण आ रही है। बैगनी के लिए उसका अपवर्तनांक अलग होगा, लाल के लिए अलग होगा, नीले के लिए अलग होगा। अब तीसरा हमारा क्या है, ताप पर निर्भरता। अगर हम लोग ताप बढ़ता है तो वैसे भी अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए अपवर्तनांक के ताप दो राशियों की निष्पत्ति है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि दोनों ही अपवर्तनांक है तो इनका कोई, अगर मैं बात करूँ तो अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक जो आता है वो आता है ऐसे। अगर मैं बोलूँ किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो आता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अपान प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। अब देखिए दोनों चाल हैं, जब दोनों चाल हैं तो इसका जो n आएगा उसको कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या, कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत। अब प्रकाश का उत्क्रमणिता क्या है, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। इसको तीन तरीके से समझाया जा सकता है। मेरे पास एक सिंपल तरीका है समझाने का। देखिए यहाँ पे ये प्रकाश की किरण है, ये हमारे पास एक माध्यम ए है, माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। अब यहाँ देखिए अगर प्रकाश की किरण में बोलता हूँ कि प्रकाश की किरण ऐसे आई और गई कैसे, ऐसे गई, ये हमारे पास यहाँ बीच में बनेगा अभिलंब, ये हमारा हो गया अभिलंब। ये हमारा हो गया हमारे पास आपतन कोण, ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण। हमने पहले प्रकाश को यहाँ से डाला, यहाँ से हमने टार्च जलाई, तो इस तरीके से प्रकाश हमारा गया यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ अगर आप उल्टा प्रकाश यहाँ से जलाओ, अगर आप यहाँ से जलाओगे ना प्रकाश, तो भी हमारा पाथ ऐसे ही होगा, तो भी पाथ एक क्या ऐसे निकल जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँ अगर आप यहाँ पे एक समतल दर्पण रख रहे हैं, जो प्रकाश के लंबवत, जो प्रकाश आ रहा है उसके लंबवत आए, तो प्रकाश हमारा जब यहाँ से रिवर्स जाएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत। अब यहाँ पे वही दिखाया गया है कि प्रकाश को अगर ऐसे डाला गया, मतलब प्रकाश यहाँ निकल रहा है, अगर यहाँ इसके लंबवत जो है एक समतल दर्पण रख दें तो प्रकाश अपने ही रास्ते को दोबारा फॉलो कर लेगा। इसी को बोलते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत। आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखें यहाँ पे लिख रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा, यानी जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, यानी एयर, ए लिखते हैं। एक कितना दिया है आपका 1.5
33। फिर हमसे कह रहा है कि और जो है वायु का तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पास वायु के रिस्पेक्ट में, यानी वायु के सापेक्ष क्या दिया है 1.5। हमसे पूछा जा रहा है, हमारा एक समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, हमसे पूछ रहा है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष, यानी हमें n ग्लास ऊपर होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे Ng अपान एन ए, फिर इसको डिवाइड करें क्या 1 से ना, तो एन डब्ल्यू अपान एन ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 1.5 अपान 1.33। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास एन जी अपान एन डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, जल के सापेक्ष, क्या आ गया 1.5 अपान 1.33, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आया हुआ है आपका 1.12। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अब जो हमारा अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का, जैसे मुझे इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, ये हमारे पास एक माध्यम दिया गया है और इस माध्यम का हमें निकालना है अपवर्तनांक। चलिए ये हमारे पास इस माध्यम का, चलिए मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक माध्यम है और ये हमारा क्या है, यह हमारा निर्वात, इसको इस तरीके से देख लीजिए। अब क्या है, ये जो हमारा माध्यम है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस माध्यम को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक माध्यम है जिसमें हमें प्रकाश की चाल देखनी है कि इसमें माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। चलिए हुआ क्या, यहाँ पे जो प्रकाश आए हमने क्या किया, इसमें प्रकाश की चाल निकाला। अब यहाँ प्रकाश की चाल जो है कितने जा रही है, 20 स्पीड से जा रही है। अब हमारे पास यहाँ क्या निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो c के बराबर होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे प्रकाश की चाल कम है माध्यम में। अब हमें इसका निकालना है अपवर्तनांक, इसका n निकालना है, कितना है इसका अपवर्तनांक। तो जो इसका अपवर्तनांक होगा n, वो होगा प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, कितना हो जाएगा c, ठीक है ना। अब ये तो हमारा हो गया c, और क्या हो गया, यहाँ पे इस माध्यम में क्या होगी प्रकाश की चाल, ये हमारे पास आ गया अपवर्तनांक। यानी किसी भी माध्यम की जो अपवर्तनांक होगा वो होगा प्रकाश की चाल क्या है निर्वात में, और इस माध्यम में क्या है प्रकाश की चाल, इसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं n, यानी अपवर्तनांक। तो किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हम देखेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, और निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात कर देंगे जो इस माध्यम में प्रकाश की चाल है। यहाँ देखते हैं किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल या उस माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला हमारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिस क्वेश्चन को हमें करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है पीले प्रकाश की किरण जिसकी वायु की तरंग दैर्घ्य। अब देखिए इसमें क्या तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, लैम्डा, पीले कलर की ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ वाई एलो ना, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। कह रहा है कि वायु से जल, पीले कलर की प्रकाश किरण जिसकी वायु में तरंग दैर्घ्य इतना है, तो वायु से जल, जल का यहाँ पे दिया गया है अपवर्तनांक क्या है 4/3 में प्रवेश करती है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, पहले तो हम निकालते हैं जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब आइए देखते हैं, तो जो जल में प्रकाश की चाल होगी एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा c/v, तो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा c/n/w। c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ होती है, और यहाँ पे क्या है इसका जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 9/4 10⁸। इसको डिवाइड करते हैं 2.25 आएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा प्रकाश की चाल इस माध्यम में। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि क्या तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए ध्यान रखिए, जो हमारा किसी भी प्रकाश का जो आवृत्ति होती है ना, होती है वो कभी भी नहीं बदलती, होती है c/तरंग दैर्घ्य के बराबर। समझिए
वो कभी बदलती नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारे पास तरंग दैर्ध्य किस में होगा, जल में होगा, वो बराबर होगा हवा में तरंग दैर्ध्य क्या है अपान जो उसका अपवर्तनांक है। तो 6000 अपान 4/3 कितना हो गया हमारा 4500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा यहाँ से। अब पर यहाँ समझने वाली बात है, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि लिम्डा कैसे आ गया। इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। जो हमारा लिम्डा है नहीं, हमारा जो तरंग दैर्ध्य दूसरे माध्यम में कैसे बदल रहा है इसको देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक बार बता दे रहा हूँ। हमारे पास एक माध्यम है, यहाँ प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण आना आई और गई ऐसे। ये हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों को माध्यम यानी अविलंब हो गया। ये हमारा आई है, ये हमारा आर है। प्रकाश आया ऐसे और गया ऐसे। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे इसका जो प्रकाश है अगर निर्वात है तो इसका क्या होगा, इसका मानते वेवलेंथ क्या है λ1 है और इसका वेवलेंथ क्या है λ2। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारा जो यहाँ पे आवृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति न्यू है तो यहाँ भी आवृत्ति क्या होगी, न्यू ही होगी। आवृत्ति हमेशा समान रहेगी, चाहे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाए तब भी आवृत्ति समान होती है। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है, अब देखिए यहाँ पे c/, वेवलेंथ होते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या λ1 है, c/λ1, क्योंकि यहाँ पे निर्वात है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश काल c होगी। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ माध्यम है तो यहाँ प्रकाश काल क्या होगी, v होगी। तो यहाँ जो आएगा आवृत्ति वो आएगी क्या, v/λ2। अब देखिए आवृत्ति तो बराबर होगी, इसका मतलब क्या है c/, यहाँ देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ c/λ1 बराबर क्या होगा v/λ2 के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो हमारा λ2 आएगा वो आ जाएगा v/c इंटू λ1, इतना आ जाएगा। देन दूसरे माध्यम जो हमारा तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा v/c और λ1 के बराबर। यहाँ देखिए v क्या है, v/c हमारा होता क्या है, देखिए तो हो जाएगा λ2। यहाँ देखिए c/v हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, तो ये क्या हो जाएगा λ1 अपान अपवर्तनांक हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये जो है संबंध आता है। आइए बात करते हैं कांच के गुट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्व विस्थापन। ये होता क्या है, मैं इसको आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक प्रकाश का एक कांच का गुटका है जिसकी चौड़ाई t है। अब यहाँ समझिएगा, अगर प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी तो होगा क्या, अगर प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, चलिए मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ। यहाँ प्रकाश की किरण आई, अब क्या ये हमारा क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, मुड़ जाएगी किधर, ये मुड़ जाएगी हमारा अभिलंब की तरफ। ये हमारा अभिलंब हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, जब प्रकाश फिर यहाँ आएगा, जब दोनों माध्यम के बीच, तो अब क्या होगा प्रकाश, अब प्रकाश हमारा फिर से इसके समानांतर हो जाएगा। तो यानी हमें प्रकाश को जाना कैसे था, प्रकाश को जाना ऐसे था। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ, प्रकाश को जाना ऐसे था। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। ये दोनों प्रकाश की किरण समांतर हो जाएंगी, जैसे जाना था और जैसे जा रही हैं। अब क्या हुआ, प्रकाश का इतना विस्थापन हो गया, इसको बोलते हैं पार्श्वी विस्थापन, इसको डी से दिखाते हैं। ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्या आर है, अगर ये आर है तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा, हमारा आई माइनस आर होगा। हमें ही पार्श्वी विस्थापन निकालना है। पार्श्वी विस्थापन हमें समझ में आ गया क्यों होता है। जो ये पार्श्वी विस्थापन होता है डी, ये बराबर होता है टी, इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू जो होता है हमारा टी साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर। या इसको हम लोग सेक आर को ऊपर ना लिख के सेक आर को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे सेक आर को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉस आर भी लिख सकते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे दिया गया है वास्तविक तथा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई कैसे होती है और क्यों होती है, चलिए देखते हैं।
देखिए हमारे पास क्या है, अब इस बात को यहाँ समझेंगे। प्रकाश, हमारे पास कोई वस्तु यहाँ पे है, अब यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश निकला, प्रकाश यहाँ निकला। अब होगा क्या कि सघन से विरल में जा रहा है, तो जाना तो इसको ऐसे था, जाना इसको ऐसे था, पर होगा क्या, प्रकाश हमारा मुड़ जाएगा, प्रकाश हमारा यहाँ पे मुड़ गया और हमारी आंखों में कैसे पड़ा, ऐसे पड़ा। तो हमारी आंखों में जैसे पड़ेगा ये, हमें उसके पीछे वस्तु दिखाई देगी, यानी हमें जो वस्तु दिखाई देगी ना इसकी, वो हमें वस्तु यहाँ दिखाई देगी। प्रकाश जो हमारी जिस सीधी रेखा में हमारी आंखों में पड़ रही है उसी के पीछे जो है हमारा वस्तु दिखाई देगी, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ दिखाई देगा, हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। इसलिए हमें जल में कोई वस्तु अगर नीचे रहती है तो हमें ऊपर दिखाई देती है। अब देखिए ये बात ये आती है कि ये कितनी ऊपर दिखाई देगा। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जितना वस्तु अगर यहाँ पे है, यहाँ से x ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर मान लेते हैं x ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये x कितना होगा, या मैं इसको कुछ भी डिस्टेंस मान लो, आप x के अलावा कोई डिस्टेंस मान लो। तो देखिए इसको मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आभासी गहराई जो हमारी होती है वो वास्तविक गहराई और माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होता है। आभासी गहराई यानी हमारे पास जो H1 है ना, वो क्या है, यहाँ देखिएगा, जो हमारे पास H1 है आभासी गहराई ना, यही तो है हमारा आभासी गहराई। H1 जो होगा वो जो हमारे पास वास्तविक गहराई है H2 अपान म्यू के बराबर होगा, अपान म्यू, या इसको आप n भी लिख सकते हो, यानी अपवर्तनांक क्या है, या आप चाहो तो यहाँ पे n भी लिख दो, यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ कितना वस्तु जो है जहाँ पे होना चाहिए उससे कितना ऊपर आ गया है, तो ये क्या बराबर होगा, H2 माइनस H1 के बराबर होगा। ये बराबर होगा क्या है, इसको मैं D बोल दूँ, अगर जो हमारा D होगा वो क्या होगा, H2 कितना है हमारा, H2 हमारा है, H2 तुम्हारे मेन गहराई है, वास्तविक गहराई, माइनस H1 क्या होगा हमारा, H1 होगा H2/n। तो यहाँ से H2 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1/n। इतना हमारा क्या होगा, वस्तु हमारा अपने स्थान से ऊपर दिखाई देगी जब हमारा सघन से विरल में जाएगी। ये देखिए इतना हमारा आएगा x। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक उदाहरण में दिया रहा है एक बीकर में 16 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। बीकर का जो पेदा है ना, पे रखी एक सुई की गहराई 12 सेमी प्रतीत होती है, 12 सेंटीमीटर प्रतीत होती है, यानी जो हमारे पास आभासी लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। वास्तविक गहराई क्या है हमारे पास, H कितना दिया है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए जो हमारे पास आभासी गहराई होती है वो होती है वास्तविक गहराई अपान उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा हमारा, म्यू हो जाएगा। H की वैल्यू क्या है, 16 सेंटीमीटर है, अपान म्यू हमें निकालना है म्यू ना, तो अपान HI आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ म्यू जो होगा हो जाएगा H अपान HI, मतलब हमारे पास HI क्या है, या H1 इसको बोल सकते हो आप, H1 चाहो तो बोल दो। H1 हमारा क्या आभासी गहराई है, पर यहाँ जो म्यू है आप चाहो म्यू लिखो चाहे n लिखो, यानी हमारा क्या है, म्यू और n दोनों हमारे अपवर्तनांक होते हैं। अपान क्या हो जाएगा H1 कितना 12 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया 4/3 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.333, इतना अपवर्तनांक आ जाएगा जल का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। अधिक प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब एक हमारा है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अब देखिए हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं आपको इसको एक समझा रहा हूँ डिटेल में। ये हमारे पास हमारी आँखें हो गई, अब जो है जो तारे होते हैं बहुत ही दूर होते हैं, हमारे यहाँ से तारे बहुत दूर होते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूँ, ये तारा जो है हमारा यहाँ पे कहीं है बहुत दूर, मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ। तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं, तारे हमें दिखाई देते हैं एक बिंदु की तरह, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो हम लोग जिस पृथ्वी पे हैं उसमें क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो जो प्रकाश वहाँ तारे से आएगा वो हमारे वायुमंडल से होकर गुजरेगा। अगर वायुमंडल से होकर गुजरेगा तो होगा क्या, अगर मान लेते हैं प्रकाश यहाँ से आया ऐसे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, प्रकाश यहाँ से आया इस तरीके से। अब क्या होगा, ये प्रकाश मान लेते हैं साइड वाले जिस बिंदु से प्रकाश आया वो हमारे जब इस माध्यम में आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे डेंसर माध्यम में आ रहा, मान लो ऐसे हमारे आँखों में पड़ा, ऐसे हमारे आँखों में पड़ा,
ये वस्तु में इसका जो है प्रतिबिंब में यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हमें जहाँ तारे होते हैं वो वास्तविक जगह पे नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ तारा हमारा वो बिंदु दिखाई पड़ा। अब जब दूसरी बार उसी बिंदु से जब प्रकाश की किरण आई, इस बार क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है उसका अपवर्तनांक बदलता रहता है क्योंकि हवाएं चलती रहती है। अब हमारा वही बिंदु ऐसे पड़ा, देखिए इसको वही बिंदु हमारा वहीं से प्रकाश की किरण आई और इस बार हमारे आंखों पे ऐसे पड़ी, थोड़ा सा इधर हो गए। अब क्या होगा, जब इसका प्रतिबिंब में दिखाई देगा वो थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखिए एक ही बिंदु का दो प्रतिबिंब दिखाई दिया, एक बार पहले इधर फिर उधर। अब क्या होगा, हमें इसलिए तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, पहले उसकी प्रतिबिंब यहाँ बनती फिर यहाँ बनती फिर यहाँ बनती ऐसे करके। तो ये रीजन है हमारा। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। रात में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल में विभिन्न परतों का घनत्व तो अलग अलग होता है। अगर घनत्व तो अलग होगा जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है, इसी कारण से तारे टिमटिमाते हैं। हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, यहाँ पे तो बहुत छोटे में लिखा हुआ है, इसको देखिए क्योंकि उसमें आगे आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, क्योंकि एक ही बिंदु का जो प्रतिबिंब हमारे आंखों बनता है अलग अलग जगह बनता है, तो हमें इसलिए वस्तु ऐसे दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अपना पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहराई दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हमने बताया ना, प्रकाश क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यहाँ से जाना था, बेंड हुई, और जिस सीधी रेखा हमारे प्रकाश किरण गई उसके पीछे हमें क्या दिखाई देगा, बस दिखाई देगा जो हमारा जो इसका तल है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। इसका रीजन हमने बता दिया है, यहाँ पे दिख भी रहा है अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। अब मुड़ा हुआ प्रतीत होना का बहुत सिंपल रीजन है, आइए देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पेंसिल है, यहाँ पे है, यहाँ पे, पर प्रकाश किरण यहाँ से गई ऐसे, हमारी आंखों पे कैसे पड़ी, ऐसे पड़ी ना। हमें इस पेंसिल जो नोक है ना वो कहाँ दिखाई देगी, वो हमें नोक दिखाई देगी जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ दिखाई देगी। अब पेंसिल तो मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि हमें नोक ही ऊपर दिखाई दे रही। हर एक बिंदु, जो बिंदु यहाँ पे है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, वो हमें वही बिंदु हमें दिखाई देगा यहाँ पे कहीं। तो इस कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इस पूरी चीज को मैं अलग तरीके से समझा दे रहा हूं। यहाँ देखें, ये हमारे पास क्या है कि एक माध्यम है, यहाँ ये हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है, ये हमारा है विरल माध्यम और ये हमारा है सघन माध्यम। अब यहां प्रकाश किरण जो भी आएगी, चलिए मानता हूं प्रकाश किरण एक ऐसे आई, अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा अविलंब हो गया। प्रकाश की किरण को जाना कैसे था, प्रकाश की किरण को जाना इस रास्ते से था, पर ये सघन से विरल में जा रही तो क्या होगा, अविलंब से दूर जाएगी। ये हमारा अविलंब हो गया, अविलंब से क्या होगी, प्रकाश किरण दूर जाएगी। चलिए यहाँ पे हमारा प्रकाश किरण कहाँ गई, दूर चली गई, ये हमारा हो गया। अब ये क्या होगा, ये जो हमारा ये आपतन कोण है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं इस प्रकाश की किरण को थोड़ा और पीछे लाऊं, यानी आपतन कोण बढ़ा दूं, यहाँ देखिए इसको अगर बढ़ाऊं तो क्या होगा, जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो क्या होगी, ऐसे जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी एक एंगल पे, अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा एंगल जो है, ये हमारा जो कोण है, इस पे हमारा है, इसका नाम है थीटा सी। इस पे क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। अब ऐसे निकल जाएगी तो क्या होगा, ये लंब के साथ, ये अभिलंब के साथ क्या बनाएगा, कितना कोण, 90 डिग्री बनाएगा। इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, एक ऐसा कोण, आपतन कोण, जिसपे हमारा जो अपवर्तन कोण हो कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो इस आपतन कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। जब हम क्रांतिक कोण से ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर प्रकाश किरण का जो कोण है अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा बना दो, चलिए मैं इसको एक अलग कलर से ले रहा हूँ, एक क्रांतिक कोण से ज़्यादा अगर हमने कोण बनाया तो क्या होगा, जितना यहाँ पे प्रकाश किरण जितना जैसे आई वैसे निकल जाएगी। यहाँ देखिए, अगर प्रकाश किरण यहाँ पे बना रहा है थीटा कोण अभिलंब के साथ, तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा कोण ही बनाएगा। यानी हमारा क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यानी जिस माध्यम प्रकाश गया, जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में वापस आ जाना, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमें समझ में आ गया क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण जब हमारा ऐसा आपतन कोण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, तो कंडीशन ध्यान रखिए, हमेशा सघन से विरल जाएगी तभी ये स्थिति बनेगी, नहीं तो ये स्थिति नहीं बनने वाली है।
तो यहाँ पे जब भी हमारे प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक ऐसा आपतन कोण जिसमें अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। अगर हम कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ाएंगे तो उस प्रकाश किरण का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिक कोण हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण लिखा भी है कि जब सघन माध्यम से वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाए, यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाए, सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्रांतिक कोण को किसे दिखाएंगे हम लोग? सी से दिखाएंगे। वैसे कई चीजें हैं, कई जगह लिखा रहता है उसको थीटा सी लिखा रहता है, कई जगह थीटा नॉट लिखा रहता है, तो आप कुछ भी हो सकता है, बट थीटा सी से दिखाएंगे या सी से दिखाते हैं। इस सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो क्या होगा? यह दोनों माध्यम में अलग अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण और तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। अब क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध निकाल लेते हैं। आइए देखिए, हमारे पास एक माध्यम हो गया, प्रकाश की किरण हमारी ये आई, क्रांतिक कोण पे आई। अब क्या हुआ? अपवर्तन के पश्चात प्रकाश से निकल गई। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया अभिलंब। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा कोण जो है, ये हमारा जो कोण है वो क्या है? थीटा या सी इसको बोले, या सी बोल दो, आप सी बोल दो। चलिए, जो हमारे बुक में दिया गया है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ सी। ये कोण हमारा क्या? सी है। प्रकाश किरण आई और यहाँ निकल गई। अब होगा क्या? हम इसका अपवर्तनांक क्या मान लेता हूँ? न्यू1 बोल देता हूँ इसका अपवर्तनांक, n1 बोलता हूँ और इसका बोलता हूँ n2, क्योंकि हमारे बुक में n1 और n2 से ही दिखाया गया। तो देखिए क्या होगा हमारे पास। तो अब यहाँ लगाते हैं हम लोग स्नेल्स का नियम। तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? n1 साइन सी इक्वल टू क्या होगा हमारा? n2 साइन आर होता ना, n1 साइन आई इक्वल टू क्या होता है? n2 साइन आर। साइन आर क्या होगा? साइन आर हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या होगा? 90 हो जाएगा ना। अब देखिए n1 साइन सी इक्वल टू हो जाएगा n2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा जो हमारा साइन सी आ जाएगा। क्रांतिक कोण क्या होगा? n2 बाई n1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा क्रांतिक कोण सी होगा वो बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स n2 बाई n1। आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, दोनों चीज़ें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये तो हमारा आ गया। क्या है? सघन माध्यम का जो विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अभी हमने देखा था हमारे पास क्या आया था फार्मूला? n1 साइन सी इक्वल टू क्या आया था? n2 आया था ना। इसको क्या लिख सकते हो? साइन सी इक्वल टू लिख सकते हो n2 बाई n1। अब देखिए n2 बाई n1 को हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साइन सी आया है ना, तो n2 बाई n1 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं n21, ठीक है ना। यहाँ पे एक आई थिंक कुछ उल्टा लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने एग्जैक्ट चीज़ें लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या क्या है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ, पदार्थ क्या? जल है, तो अपवर्तनांक क्या होता है उसका? 1.33 होता है, तो उसका जो क्रांतिक कोण होगा वो 48.75 डिग्री होगा। क्राउन ग्लास क्या है? इसका 1.52 है, तो इसका क्या होगा? 41.14 है। फ्लिंट ग्लास का क्या होगा? 1.62 होता है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है? 37 डिग्री हो जाता है इसका। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? हीरा। हीरा क्या होता है? अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका क्रांतिक कोण क्या बहुत कम है, इसलिए हमारा हीरा क्या होता है? हीरा हमेशा उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हमेशा चमकता रहे। अब बात करते हैं, अगला हमारा जो आर्टिकल है क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। अब देखिए क्या है कि हमारा पहले है कांच की पड़ी दरारों का चमकना। यहाँ पे जो हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रयोग है। जब दरवाजे अथवा खिड़की पे लगा कांच चटक जाता है तो क्या होता है? उसमें उसकी दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों से वायु की एक पतली परत बन जाती है। अब वायु की अगर एक पतली परत बन गई मतलब दो माध्यम हो गए, बन जाती है, ये दरारें चमकीले दिखाई देने लगती हैं, जिसका कारण यह है कि उन दोनों दरारों में पड़ने वाली टेढ़ा प्रकाश वायु की परत से न जाकर कांच तथा वायु से पृथकृत पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाती है तथा प्रेक्षक को आंखों पर पहुंचता है।
समझिएगा उसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई जो है कांच ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा, हवा आ जाएगी। जब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब भी प्रकाश से कॉर्नर पे अगर जाएगी तो क्या होगा, हवा में जब जाती है तो क्या होगा, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, या अगर मैं बात करूँ अपवर्तन भी हो सकता है क्रांति कोण पे। तो क्या होता है, मैं वो सेपरेट अलग अलग दिखाई देता है, जिससे हमारा वो चमकता है। आइए बात करते हैं जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दिया है, एक जो डायग्राम है उसको समझते हैं डायग्राम को। वो क्या रहा है इस डायग्राम में, यहाँ देखिए, मैं अगर इस डायग्राम के बारे में बात करूँ, चलिए यहाँ देखते हैं, इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। प्रकाश किरण पहले यहाँ आई, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। प्रकाश किरण यहाँ आई, ठीक है, इस पे आई प्रकाश किरण। अब होगा क्या, इनका अभिलंब के साथ क्या होगा, मुड़ जाना, मुड़ गई प्रकाश किरण, यहाँ हमारे पास ग्लास में आई। अब देखिए यहाँ जल भी है और ग्लास भी है, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे आएंगी ताकि इनका क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। जब अगर इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या होगा, हमें ये चमकीला चमकीला दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश किरण जो आई ना, वो ऐसे आए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण बनाई। यहाँ पे जो बना है ना, यहाँ जो अभिलंब इनके बीच बन रहा है, ये अभिलंब ऐसे बन रहा है ताकि इनके बीच का जो कोण है ना, वो क्या हो, वो 90 से ज़्यादा, सॉरी वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो हमें क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा चमकीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है पेपर वेट से वायु के बुलबुले का चमकना। यहाँ पे बात कर रहे हैं पेपर वेट से। देखिए जब पेपर वेट में वायु का बुलबुला उपस्थित होता है तो कांच से होकर आने वाले प्रकाश की जो किरण है बुलबुले तथा कांच को पृथकृत पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाती है। तो फिर क्या होगा हमारा, अगर क्रांतिक कोण से अधिक कोण बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिसके कारण देखिए, जिसके कारण तथा पेपर बोर्ड पर उपस्थित वायु का बुलबुला चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जो भी प्रकाश किरण आ रहे हैं वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण बना रहे हैं। अब बात करते हैं जल में स्थित प्रकाश स्रोत का। अब देखिए यहाँ पे जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे हम लोग बहुत सारे मॉल वगैरह में या होटल्स वगैरह में चीज़ देखते हैं कि अंदर पानी के अंदर एक बल्ब लगाया जाता है जो हमें पानी में ऐसे दिखाई देता है सारा कुछ। तो कितना एरिया दिखाई देगा, मान लेते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, इस बात को समझते हैं। ये हमारे पास एक बल्ब है, मान लेते हैं ये, चलिए इसे बल्ब का कलर थोड़ा ऐसा लेते हैं ताकि बल्ब जैसा दिखे भी हमें। हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है, यहाँ देखिए। अब ये है कि कितना क्षेत्रफल, अगर मान लो पानी के अंदर बल्ब लगा दिया गया है तो कितना क्षेत्रफल में वो प्रकाश की किरण बाहर निकलेंगी। तो देखिए प्रकाश की किरण क्या होगी, अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर ऐसे आई तो क्या हुआ, प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, और उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा कोण होगा इस पे। अब जो प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, एक क्रांतिक कोण पे पड़ेगी, हमारा क्या होगा, क्रांतिक कोण हो गया। अब यहाँ भी क्या होगा, उतना ही एंगल पे क्या बनेगा, यहाँ पे उतना ही कोण पे यहाँ बनेगा क्रांतिक कोण। अब एक क्रांतिक कोण वाली प्रकाश किरण आती है, जो यहाँ से आने प्रकाश किरण वो क्या होंगी, वो 90 डिग्री बनाएंगे, किससे, अपवर्तन, सॉरी अभिलंब से। अब इसके बाद आप कोई प्रकाश किरण डालते हो तो अभी जो कोण बनाएगा अभिलंब के साथ वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा। अब क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना, इनका क्या हो जाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी उसी माध्यम में फिर से वापस का प्रकाश का लौट आना। यानी बस इतना ही क्षेत्र क्या होगा, प्रकाश दिखाई देगा, यानी प्रकाश इतने ही क्षेत्र से निकल पाएगी, बाकी क्षेत्र से क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और जो ये क्षेत्र होता है ना, और उसकी जो रेडियस आती है, जो हमारी त्रिज्या आती है, जो क्षेत्र है उसकी जो त्रिज्या है आर, वो आर जो होगा हमारा बराबर होगा, देखिए ये हमारे इसकी गहराई क्या है, एच है, तो जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आर, वो बराबर आ रहा है एच अपान उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, एन स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा आर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, इतना हमारा क्षेत्रफल होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टर प्रिज्म की बात करूं या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की बात कर रहा हूं। तो यहां देखिएगा, इसके बहुत सारे हमारे पास डेली लाइफ में यूज भी हैं। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में कांच का एक ऐसा समकोण प्रिज्म होता है। देखिए क्या होता है, समकोण प्रिज्म। समकोण प्रिज्म मतलब क्या हो गया,
जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, समकोण प्रिज्म, ठीक है, तथा शेष दो कोण 45 और 45 पे हो, 45 डिग्री और 45 डिग्री पे हो। जब प्रकाश का किरण कांच वायु अंतरापृष्ठ पर 42 डिग्री से अधिक पर आपतित होते हैं तो क्या होगा, तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि ये कांच का वायु के बीच का जो क्रांतिक कोण है 42 डिग्री होता है। तो हमें 42 डिग्री अगर इनका क्रांतिक कोण है, इसका मतलब अगर उससे या उससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश की किरणें 90 या 180 के कोण पर विचलित होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए इसमें जो इसका यूज है क्या है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग पेरिस्कोप, प्रकाशमापी आदि प्रकाशीय यंत्रों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग इस तरीके से इसका संरचना होती है, एक एक करके समझ लेते हैं। पर यहाँ देखिएगा, हमने इसके पहले एक डायग्राम देखा जिसमें हम लोग अलग अलग ग्लास के लिए, फिन ग्लास के लिए हमारा क्रांतिक कोण का मान अलग होता है, जो एक ग्लास बनता है उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होता है 42 डिग्री होता है। अगर 42 डिग्री है इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कई संरचना है, एक एक संरचना को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पहली अगर कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश हमारा ऐसे आ रहा है। अब प्रकाश अगर हमारा ऐसे आ रहा है, यानी यहाँ तो अविलंब जा रहा है, यहाँ पे हमारा प्रकाश क्या बना रहा है, अविलंब कोण बना रहा है, इसलिए सीधा निकल जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रकाश आता है हर एक क्या 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी क्या बनाएगा, अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 45 बनाया क्या हुआ, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, क्योंकि 45 पे क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री है, तो प्रकाश जितना कोण यहाँ बना रहा है उतने ही कोण पे 45 में निकल आएगा, ये भी क्या होगा 45 पे ही निकल आएगा। और हम लोग इसको यहाँ से देख लेंगे, इसको यहाँ से हम लोग इसको देख पाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दो तरीका क्या है, अब यहाँ प्रकाश मैंने इस तरीके का एक कोण लिया, वही हमारे पास यही है, सेम ही हमारे पास त्रिभुज है, यानी हमारा जो प्रिज्म है वो समकोण त्रिभुज है। पहले तो हमने क्या किया, इस तरीके से इधर से डाल दिया। अब क्या हुआ, अब इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर दिया, इसी त्रिभुज को मैंने ऐसे कर दिया, इसी त्रिभुज को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब प्रकाश किरण यहाँ पे डाला, जब यहाँ पे डाला सब कोण 45 डिग्री है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह प्रकाश किरण ऐसे आ जाएंगे और फिर क्या होगा, प्रकाश किरण ऐसे बाहर निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या नॉर्मल के साथ यानी अविलंब के साथ कितना कोण बना रही है 45 डिग्री। पर यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा क्रांतिक कोण का मान है वो कितना है 42 डिग्री है, इसलिए प्रकाश किरण जो यहाँ से डाला गया वो यहाँ से निकल आया। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे पहले कंडीशन में विचलन कितना हुआ, 90 डिग्री का विचलन हुआ, प्रकाश को जाना ऐसे था गया ऐसे। दूसरे कंडीशन विचलन कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, प्रकाश को जाना था ऐसे पर गया क्या उल्टा। तीसरे कंडीशन प्रकाश में जो विचलन हुआ वो 0 डिग्री हुआ है, देखिए प्रकाश से आया जैसे जाना था वैसे निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज की लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत यूजफुल डिवाइस है, जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेशन में, अगर मैं बात करूँ एक जगह से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जगह भेजते हैं, अमेरिका से इंडिया, तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके से बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर की मैं संरचना की बात करूँ तो हमारे पास एक आवरण हो गया बाहर, अंदर एक क्रूड होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब प्रकाश यहाँ से अंदर गया तो क्या हुआ, यहाँ प्रकाश जब अंदर गया, पहले तो यहाँ हवा और इस माध्यम के बीच क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, यानी अपने अभिलंब के साथ क्या हो थोड़ा सा झुक गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसको इस तरह से बनाया ही जाता है ताकि क्या हो, एक कम कोण पे भी इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। जो प्रकाश किरण यहाँ जा रही है वो प्रकाश की चाल से, कितना चाल से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से यहाँ पे इसमें गमन करेगी। इस तरीके से इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे प्रकाश की किरण आ जाती है। या जो इन्फॉर्मेटिव वेव है जो मैं बात करूँ वो हमारे वेव यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो प्रकाशिक तंत्र है ये कह रहा है कि श्रव्य और दृश्य संकेत की लंबी दूरी तक संचालित करने के लिए प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि हमारे पास जो नेट्स वगैरह आते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से ही हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। जो हमारे पास घर पे जो लगा होता है इंटरनेट का जो डिवाइसेज होती हैं उसमें वो कनेक्ट होती है कहाँ से, ऑप्टिकल फाइबर से। तो हर जगह ऑप्टिकल फाइबर नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, बट जनरली ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में आज बहुत सारी जगहों पे। चलिए ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं उपयोग।
अब जो हमारा पूर्ण इसका ऑप्टिकल फाइबर का अगर उपयोग के बारे में बात करें तो क्या क्या है, ये तो सारी चीज़ जो लिखी गई है ना, ये हमने आपको बता दी। अगर मैं बात करूँ, इसमें प्रकाशित तंतु एक पतला बेलनाकार तार होता है जिसका व्यास क्या होता है 0.1 mm का होता है। अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। पर देखिए, जो तंतु का आंतरिक बेलन का जो अपवर्तनांक होता है 1.7 होता है, जिसे क्रोड कहते हैं। और चारों ओर का जो पदार्थ होता है उसका जो है उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। तो अब देखिए, आइए हम बात करते हैं इसके कुछ उपयोग। सजावट के लैंपों में प्रकाशित तंतुओं का उपयोग करना। देखिए, जो सजावट वाले लैंपे होते हैं ना, उसमें इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, हर तरह क्या होता है, पूरा पाइप हमारी चमकती रहती है। आज के टाइम हम देखते हैं रोड्स पे जो हमारे पास लाइट्स होते हैं, लाइट के चारों तरफ इस तरीके से लगाया जाता है, उसमें भी क्या होता है, हमेशा जलता रहता है वो। आगे बात करते हैं, दूर संचार में विद्युत संकेत के प्रकाश संकेत में परिवर्तित कर दूर स्थानों पर प्रेक्षण और अभिग्रहण के लिए किया जाता है। अगर मैं बात करूँ, स्पेशली गूगल ये सब काम बहुत करता है। अपनी यूएस से इंफॉर्मेशन कहाँ का इंडिया तक जो है अंदर समुद्र के अंदर पूरा बना हुआ है इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर। इसका उपयोग प्रकाश संकेत का प्रेक्षक के लिए किया जाता है। आंतरिक अंगों, इसका देखिए अंदर, हाँ, अगर मैं अपने शरीर की बात करूँ, शरीर में किसी जगह पे अगर मुझे देखना है तो हम लोग यहाँ से नाक से पाइप डाली जाती है उस अंग के पास तक, और अंग को एग्जैक्ट देख पाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। आंतरिक अंगों, ग्रासिक देखिए आमाशय और आंतों के अवलोकन हेतु लाइट पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग लाइट पाइप के रूप में किया था, जिसे अंतःदर्शी यानी एंडोस्कोपी कहते हैं।